Polar covalent bond. If the difference in electronegativities of bounded atom is up to 1.7, then the bond is polar covalent bond. यानी बाउंडेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ 1.7 तक होगी, यानी 0 से 1.7 तक होगी, अबव नहीं होगी। 0 से लेके 1.7 तक होगी तो वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑलवेज फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंट होती है वो हमेशा पोलर कोवलेंट बाउंड बनाते हैं। द बाउंड is called polar or partially ionic bond if the electronegativity of bounded atom is up to 1.7. Here we have an example of hydrogen and oxygen. In hydrogen oxide, the oxygen have partial negative charge as its electronegativity is more than hydrogen, and hydrogen have less electronegativity, यानी जो उसकी फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो हाइड्रोजन में कम होती है, ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है। तो ये क्या बनाएंगे, आपस में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर पार्शली ज़्यादा फोर्स है, ताकत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचे, तो उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन बाउंड के दरमियान, यानी ये जो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज़्यादा फोर्स से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच सकता है, इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही, इसलिए इसको हम आयोनिक बॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उसमें ज़्यादा ताकत ऑक्सीजन लगा रहा है अपनी तरफ कि उसके पास जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो, इसलिए हम इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इनको हम पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव करते हैं, बट दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, दे आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। Electrovalent bond. If the difference in the electronegativities of bounded atoms is more than 1.7, then that bond is purely ionic और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वो ज़्यादा होगी 1.7 से, वो हमारे पास बॉन्ड कहलाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये रिप्रेजेंट होते हैं सिंपल दिस एरो से। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही, बट इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम के पास जो है वो कम ताकत है और जो क्लोरीन है उसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है सोडियम से, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो क्लोरीन ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.7 से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. The coordinate covalent bond is also a special type of covalent bond
in which both electrons forming a bond are supplied by the one atom only. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जब दो एटम्स आपस में कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं कि एक एटम जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे देता है, और एक जो एटम होता है वो सिर्फ शेयर करता है, बल्कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग के लिए नहीं देता। सिर्फ एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देता है शेयरिंग के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है एक ही एटम। तो हम उस बाउंड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड। द एटम विच सप्लाइज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बाउंड फॉर्मेशन इज known as donor and the atom which accept is known as acceptor. वो जब कोई एटम बाउंड बनाने के लिए अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है या शेयरिंग के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो हम उसको कहते हैं डोनर, और वो एटम जो उसको एक्सेप्ट करता है हम उस एटम को कहते हैं एक्सेप्टर। Arrow is commonly used to denote the bound in which the head of the end of arrow pointing toward the acceptor. ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड है वो शो होता है एक एरो से, और उसका जो हेड होता है वो टूवर्ड द एक्सेप्टर होता है, यानी इसको जो एरो होता है वो टूवर्ड द एक्सेप्टर होता है जिससे एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उसकी तरफ होता है। The pair of electron possessed by donor is called lone pair of electrons. वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं हम उसको कहते हैं लोन पेयर। जो डोनर की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं हम उसको कहते हैं लोन पेयर। दिस टाइप ऑफ बाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बाउंड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड को हम डेटिव कोवलेंट बाउंड भी कहते हैं। हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड की डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ कोवलेंट बाउंड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड और डेटिव कोवलेंट बाउंड। During the formation of coordinate covalent bound, the atom, ion or molecule which donate electron pair is called donor and other which accept electron pair is called acceptor. Formation of ammonium chloride from ammonia and hydrogen chloride molecule, the nitrogen atom of ammonia act as donor of an electron pair and hydrogen ion of hydrogen chloride accept it to form ammonium chloride. In the picture, student, you have seen that nitrogen have 2 lone pair which is giving to the hydrogen chloride to form ammonium chloride. स्टूडेंट्स आप देखें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं जो हाइड्रोजन क्लोराइड को दे रहा है ताकि वो हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोजन के साथ मिलें और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना दें। नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड बनाएगा। क्योंकि अमोनिया जो है वो डोनेट कर रहा है अपने 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या कहलाएगा? डोनर। और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है वो लोन पेयर शेयरिंग के लिए, तो वो कहलाएगा एक्सेप्टर। सो द ammonium chloride is formed by the sharing of coordinate covalent bound and it is represented by the arrow. Now students, we study about the differences between covalent bound and dative bound. Covalent bound is formed when 2 atoms share an electron. वो बाउंड जिसके अंदर दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें तब कोवलेंट बाउंड फॉर्म होता है। बट द डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड इज फॉर्म व्हेन ओनली वन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बाउंड। डेटिव बाउंड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड तब फॉर्म होता है जब बाउंड में सिर्फ एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए दे। कोवलेंट बाउंड फॉर्म्स व्हेन 2 एटम्स शेयर देयर
इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। शेयर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो तब बनते हैं जब दो एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बट इन डेटिव बॉन्ड जो एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो अपने पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। जो दो इलेक्ट्रॉन साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो साथ पेयरिंग के होते हैं वो डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के में शेयरिंग के लिए देते हैं। टाइप्स ऑफ एटम। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स ईदर बिटवीन टू नॉन मेटल्स और बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज मेटल। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। जबकि डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज आर मेटल आयन। लेकिन जो डेटिव आयन हैं वो सिर्फ तब बनते हैं, वो उन एटम्स में बनते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, यानी इलेक्ट्रॉन जिससे मुराद है जिनके पास लोन पेयर हो शेयरिंग के लिए, यानी उनके पास ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयरिंग के लिए दें। कोवलेंट बाउंड इंडिकेशन। We show a covalent bond as a short line between two atoms in a diagram. डायग्राम में हम कोवलेंट बॉन्ड एक शॉर्ट लाइन के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो मस्ट बी समटाइम इट विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सो द लाइन विल बी अकॉर्डिंग टू देयर bounding. But dative or coordinate covalent bond is shown by an arrow with arrowhead showing which atom donate the electron pair to the atom between the two atom. लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड होता है उसके अंदर जो शो होता है एरो से, और जो उसका हेड जो होता है एरो का वो टूवर्ड द एक्सेप्टर होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एटम उसकी तरफ उसका हेड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाउंड के अंदर। कोवलेंट बाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवलेंट बाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बाउंड आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी वो थोड़े से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। जो कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बाउंड होते हैं वो स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, जबकि कोवलेंट बाउंड जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। कोवलेंट बाउंड में बी पोलर और नॉन पोलर। कोवलेंट बाउंड जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बाउंड जो होते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं। मेटालिक बाउंडिंग। वी हैव स्टडीड इन कोवलेंट बाउंडिंग दैट नॉन मेटल्स हैव sufficient number of valence electron to combine and form molecules by sharing of electron pairs with another. For example, two chlorine atoms share an electron pair in chlorine molecule. However, most of metals have less than 4 valence electron. Many metals have only 1 or 2. These electrons are not confined to any particular atom. Instead, they move freely from one atom to another atom. Hence, the atom should be considered to be positively charged ion. Therefore, metal is defined as a substance consisting of positively charged ion fixed in a crystal lattice with negatively charged electrons moving freely through the crystal. Therefore, free electrons act as cohesive force which hold the atoms together and form a metallic bond. So, the
metallic bond is defined as the combination of electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of atom. जब हम स्टडी नोट करते हैं कोवलेंट बाउंडिंग को में, तो ज़्यादातर जो हमारे पास नॉन कोवलेंट बाउंड है मेटल्स होते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिकदार में होते हैं कि वो किसी के साथ शेयरिंग कर सकें। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है ज़्यादातर या 2 होते हैं, इनसे ज़्यादा मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हमेशा लेस देन 4 मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कोई बाउंड बनता है, जो मेटल जो है वो बाउंड तो बना लेता है, लेकिन उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं उस बाउंड के अंदर, जिसकी वजह से जो मेटल है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो जिसकी तरफ मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस वजह से, क्योंकि मेटल का जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर रहा है क्रिस्टल के अंदर, उस मेटल बाउंड के अंदर, इस वजह से उस हम बाउंड को कहते हैं मेटालिक बाउंड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मेटालिक बाउंड के अंदर, हम उसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। This is the diagrammatic representation of metallic bonding. In student, you have seen positively metal ion in fixed position, which are in red, and delocalized electron, which are blue in color, move freely. जो मेटालिक बाउंड होता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के वो फ्रीली मूव करते हैं बाउंड के अंदर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मेटालिक बाउंडिंग। क्योंकि मेटल जो हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री कर देते हैं कि वो फ्रीली मूव करें, इस वजह से ये इन पे पॉजिटिव मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जाहिर सी बात है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं जिस तरफ घूम रहे हैं, जिस एटम के पास रिवॉल्व कर रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बन जाती हैं तो ये आपस में बाउंड बना लेती हैं और इस बाउंड को हम कहते हैं मेटालिक बाउंडिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एटम्स। Characteristics of metal atoms are low ionization energy. metals की ionization energy low होती है। What is ionization energy? Ionization energy is energy required to remove an electron from the atom. यानी वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अ नंबर ऑफ वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, बिकॉज उनके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो ऑर्बिटल्स सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं। रिफ्लेक्टिविटी। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सी जंप इनटू higher energy levels and again immediately return to the ground level. Then the electron emit electromagnetic radiation or light. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं मेटालिक बाउंडिंग के अंदर, तो जब वो हाईली जंप कर लेते हैं हायर एनर्जी लेवल के अंदर और जल्दी से अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालिक बाउंडिंग के अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं तो वो आराम से हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं और जल्दी ही वापस ही इमीडिएटली वापस भी अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
conductivity. The metal atom is very good heat conductive. If heat is provided to one end of a metal, then heat gets to the other end of the metal by vibrational motion of the electron C. मेटल जो होते हैं वो गुड हीट कंडक्टिव होते हैं. वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स उनके जो मेटैलिक बाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. तो जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने की वजह से पूरे बाउंड के अंदर हीट को आराम से फैला देते हैं. दैट्स वाई मेटल आर गुड कंडक्टिव ऑफ हीट. Heat conductivity. The metal atom is very good heat conductive. If heat is provided to one end of a metal, then the heat gets to the other end of the metal by vibrational motion of the electron C. मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बाउंड के अंदर. मेटल्स आर malleable because they can be harmed into sheet. Metals are ductile. They can be drawn into wires. यानी जो मेटल होते हैं वो उनको जब हार्म किया जाता है तो वो आराम से थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और दे आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. और ये डक्टाइल भी होते हैं कि वो आराम से ब्रेक नहीं हो, तो इनको हम आराम से थिन शीट के अंदर और थिन वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को. मेटल्स आर सॉलिड at room temperature except mercury. They can be mixed with metals or non-metals to yield alloys with variable properties. All of these properties are because of peculiar bounding of metallic bonding. जो metals की characteristics होती है वो metallic bounding की वजह से होती है. Metallic bounding in sodium. Sodium metal has one valence electron per atom. It crystallizes in a body-centered cubic structure in which each sodium is surrounded by 8 nearest neighbors. These valence electrons are not confined to any particular atom. Instead, they are free to move throughout the crystal. So the resulting bond is relatively weak. That is why metals like sodium and potassium are soft and have relatively low melting point. सोडियम मेटल की जो बाउंडिंग है वो वीक होती है बिकॉज क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है. और जब मेटल होता है सोडियम मेटल तो जाहिर सी बात है जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं सोडियम के तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड में देते हैं. दैट्स वाई ये रीज़न है जिसकी वजह से जो मेटल है सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट होते हैं और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देते हैं. दैट्स वाई the melting end point of sodium is low and they are relatively weak. The metallic bond in iron and the sea of electrons. The metal iron are hard and have high melting point because these metals have incomplete valence shells. Therefore, the atoms become covalently bounded to each other through their unfilled orbits. As a result, strong covalent bonding between atoms extend throughout the crystals. This accounts for their hardness and high melting point. जो हमारे पास आयरन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. डेट्स वाई वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है. यही वजह है कि जो
ये जो एटम्स हैं आयरन के वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इसी वजह से जो आयरन है वो हार्ड होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। There are two types of forces, intramolecular forces and intermolecular forces. Intramolecular forces that act between atoms in the same molecule, यानी वो forces जो एक molecule में उनके atoms के दरमियान होती है उसको हम कहते हैं intramolecular forces. For example, water consists of two hydrogen atoms and one oxygen atom. They join together in a specific way that we call covalent bond. अब हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर की। वाटर के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। वो फोर्स जो इनके एटम्स के दरमियान है उस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर forces that act between molecules, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। These four attractive forces of neutral molecules between each other are called van der Waals, dispersion forces or London forces. All particles, whether individual atoms, ions or molecules, experience dispersion forces which result from the motion of electrons around the atoms. Dispersion forces जो हैं वो तमाम individual atoms, आयन और मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द एटम, इस वजह से डिस्पर्जन फोर्सेस एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल जो हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्पर्जन फोर्सेस? द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्परली polarized atom or molecule caused by the varying position of electrons during their motion about the nuclei are called dispersion forces. ये weak forces होती हैं जो temporarily polarized atom के दरमियान होती है या polarized molecule के दरमियान होती है। ये इसलिए होती है कि जो पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो रिवॉल्विंग होती है उसकी वजह से ये डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। अब ये होती किस तरीके से हैं? लेट आई विल गिव यू अ एग्जांपल। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ एग्जांपल है नियॉन की। स्टूडेंट यू नो डैट जो वैलेंस शेल के अंदर नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। In this figure, student, the minus sign you have seen are the electrons and the positive sign you have seen are the proton and neutron and they are called nucleus. अब जब हम दो एटम नियॉन के आपस में आएंगे एक दूसरे के करीब तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रेपेल करेंगे। यू नो दैट स्टूडेंट्स, ये जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रेपेल करता है। तो जब ये नियॉन एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों के नियॉन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक दूसरे को रेपेल कर देंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, पोल की बना देंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस रिपेल के बाद, यानी जब नियॉन को रेपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ हो जाएंगे, इस फोर्स को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। Thus dispersion forces are the weak attractive forces between temporarily polarized atoms or molecules caused by the varying position of electrons during their motion about the nuclei. London forces are generally small as their energies in the range of 1 to 10 किलोग्राम पर मोल, यानी जो लंदन फोर्सेस होती हैं बहुत थोड़ी होती हैं। अब लंदन फोर्सेस क्यों कहा जाता है? ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर्ड किया था, उनके नाम पे ये इन फोर्सेस का नाम रखा गया है। डाइपोल फोर्सेस।
Forces of attraction between oppositely charged ends of polar molecules, यानी वो फोर्सेस जो पोलर मॉलिक्यूल्स में उनके अपोजिट चार्ज एंड्स में होती हैं उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे पास हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूल है. इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. अब क्योंकि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, सो जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा. इसको हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो अपोजिट चार्ज के एंड के अंदर जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पोल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस. In this picture, student, you have seen attraction with green lines and repulsion with gray lines. Gray line are repulsion forces and the force of repulsion is called dispersion forces between the molecule, and force of attraction between the oppositely charged pole is called dipole dipole forces. Hydrogen bonding. When non-metal atoms of high electronegativity like those of fluorine, oxygen and nitrogen are linked to hydrogen, there exists a force of attraction between positive hydrogen atom of one molecule and negative oxygen, nitrogen or fluorine atom of another. This force is so strong enough to cause two or more molecules to associate in large cluster, as for example of water and ammonia. जब नॉन मेटल जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन के ऊपर वो पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल है. तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिवली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल का, ये दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को अट्रैक्ट करता है. ये जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं और एक लार्ज क्लस्टर बनाते हैं जैसे वाटर के अंदर और अमोनिया में. ये जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन या फ्लोरीन के दरमियान, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बाउंडिंग. This attraction or hydrogen bond have about 5% to 10% of the strength of covalent bond. Hydrogen bond is donated by dotted lines. जो हाइड्रोजन बाउंड है वो डोनेट होता है डॉटेड लाइन से. हाइड्रोजन बाउंडिंग जो है वो डिफर है फ्रॉम बाउंड वर्ड से, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के वन मॉलिक्यूल के में दूसरे एटम मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान है. यानी जो हाइड्रोजन बाउंडिंग है ये वो बाउंडिंग है जो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन को अपने की तरफ अट्रैक्ट करता है और इस बाउंड को हम तभी हाइड्रोजन बाउंडिंग कहते हैं. दैट इज इट इज़ an intermolecular force, not an intramolecular force as in the common use word of bound. For this, hydrogen bonding is particularly strong type of dipole-dipole interaction. Hydrogen bonding have
an important effect on the properties of water and ice. Hydrogen bonding is also very important in proteins and nucleic acid and therefore in life process. Student, see this picture. This is the picture of hydrogen bonding. You have seen water molecule. आपको वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं स्टूडेंट. अब आप देखें जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो उसका जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है. यानी हाइड्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल का वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है और ये पार्शली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. और जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बाउंडिंग और ये डोनेट होता है डॉटेड लाइन से. क्योंकि बाउंडिंग दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो रही है तो एक एटम जो होगा वो बिग होगा और दूसरा क्या होगा स्मॉल होगा. तो जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिफरेंट होगी. क्योंकि जो बड़ा हमारे पास एटम है उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा तादाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे. इस वजह से जो शेयरिंग होगी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वो अनइक्वल हो जाएगी और वो उस तरफ ज़्यादा होगी जहाँ उसकी फोर्स ज़्यादा लग रही है. यानी जौन सा एटम उसको अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा वो उस तरफ या उस ऑर्बिट में उसके एटम के ऑर्बिट में ज़्यादा रिवॉल्व करेगा. और इस शेयरिंग को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बाउंड. यानी जो एटम किसी शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस कोवलेंट उस बाउंड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट.